दिल्ली से ये बड़ी खबर मिल रही है, दिल दहला देने वाली खबर राजधानी दिल्ली से आई। खबर ये है कि दिल्ली में 9 साल की एक मासूम के साथ हैवानियत हुई है। मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के नेहरू विहार इलाके का है, जहां पर एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बच्ची की लाश को सूटकेस में ठूस दिया गया। बच्ची का शव पड़ोस में बंद एक मकान के अंदर मिला है। घटना के बाद से बच्ची के परिजनों का, उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो इलाके में लोग गुस्से में भी हैं और लोग दुखी हैं, काफी आक्रोशित भी हैं। जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की लोग मांग कर रहे हैं और इस बीच आरोपी फरार है। पुलिस जोर शोर से उसकी तलाश में जुटी है। कई टीमों का गठन भी किया गया है। मार मोर के सूटकेस में बंद कर दिया, उसका रेप कर कर। ये बिरयानी वगैरह वो बेचते हैं, बदमाश टाइप के पीने खाने वाले लोग। बदमाश टाइप के? हाँ, यही सब करते हैं वो। 9 साल की बच्ची। हमने जब देखा तो यहाँ बिगड़ी इकट्ठी हो रही थी और बिगड़ी इकट्ठी होने पे पता चला वो लड़का नशा करता है। नशा करने के बाद उसने उस बेटी को, वो मामू कहती थी उसको, और मामू ने उस बच्ची के साथ ऐसा क्या काम करा। 2-3 घंटे से लापता थी लगभग, और उसके बाद हमें जब पता चला इनके वालिद साहब को लड़की के, तो ये सामने वाले फ्लैट में पहुंचे। वहां पे उन्होंने इसका ताला वाला तोड़ा, उसका ताला लगा हुआ था। किसी बच्ची ने बताया था, इस फ्लैट में जाते हुए देखा था, और जब उस फ्लैट में पहुंचे भगदड़ मची तो ताला तोड़ा तो लड़की सूटकेस में मिली बंद। अच्छा। उसके बाद ना उसके शरीर पे नीचे कपड़े नहीं थे। अच्छा। फिर इसे हम लेकर के गली के नर्सिंग होम पे भागे। तो ये दिल दहला देने वाली घटना आई है सामने। परिजनों के अनुसार जो जान पहचान वाला ही शख्स था, उसके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही वो इस वक्त फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि एक 9 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले रेप और उसकी बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसको सूटकेस में ठूस दिया गया। पड़ोस के मकान से ही सूटकेस बरामद किया गया, जिसमें से बच्ची की लाश मिली है। परिजन लगातार बता रहे हैं कि आखिर किसके द्वारा यह हैवानियत भरा कृत्य किया गया है। आरोप लगा रहे हैं उस शख्स पर, जिसकी तलाश लगातार अब पुलिस कर रही है। फरार आरोपी की तलाश की कोशिशों में पुलिस जुटी हुई है। यह दरिंदगी का मामला दिल्ली से सामने आया है, हैवानियत का मामला। आरोपी इस वक्त फरार है। 9 साल की बच्ची से दरिंदगी की गई, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई और शव को एक सूटकेस में भर के पड़ोस के ही मकान में अंदर छोड़ दिया गया। हालांकि एक बच्ची के द्वारा यह बताया गया कि इन लोगों को एक मकान के अंदर जाते हुए देखा गया। उसके बाद वहां पर लोग पहुंचे, मकान का ताला तोड़ा गया, अंदर घुसकर उस सूटकेस को बरामद किया गया, जिसमें से बच्ची की लाश मिली है। अब लगातार जो लोग हैं वो जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लोगों में आक्रोश भी है, काफी नाराजगी भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। इसको लेकर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है और अब उसमें नया चैप्टर ओपन हुआ है पश्चिम बंगाल में, जहां पर ममता सरकार के एक मंत्री के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी का कोई रोल नहीं। भारत की सेना ने अपनी शक्ति से पाकिस्तान को जवाब दिया, जबकि मोदी ने एक बड़े देश के डर से सेना को रोका। उन्होंने पीएम मोदी को कायर तक कह डाला। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है और अब पश्चिम बंगाल के नेता ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी का कोई रोल ही नहीं था। भारत की सेना ने अपनी शक्ति से पाकिस्तान को जवाब दिया, जबकि मोदी ने एक बड़े देश के डर से सेना को रोका। उन्होंने पीएम मोदी को कायर तक कह दिया है। कोलकाता के मेयर भी हैं फरहाद हकीम, जिनके द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है। हालांकि इसके बाद से बीजेपी भड़की हुई है और लगातार पलटवार भी कर रही है। एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं, ये कहा गया फरहाद हकीम के द्वारा। कोलकाता के मेयर फरहाद हकीम जिन्होंने ये बातें कही हैं। हालांकि इसके बाद से अब लगातार सियासी प्रतिक्रियाओं का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी जो पार्टियां हैं केंद्र की, वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी को और साथ ही बीजेपी को घेर रही है। इसमें एक नया चैप्टर पश्चिम बंगाल में भी खुला। ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী তারা তাদের জীবন দিয়ে, তাদের সামর্থ্য দিয়ে পাকিস্তানকে
যোগ্য জবাব দিয়েছে। এখানে প্রধানমন্ত্রীর কোনো বড় কিছু নেই, বরং একটা বড় দেশের ভয়ে সেনাবাহিনীকে আটকে দিয়েছে কাপুরুষের মতন। সেটা অন্যায়। ভারতের সম্মান রক্ষা করেছে আমাদের ভারতের সেনাবাহিনী, তাদের আজকের দিনে আমরা স্যালুট জানাই। अब इस बयान को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने फरहाद हकीम और टीएमसी पर पलटवार किया है। कहा है कि फरहाद हकीम दिल से पाकिस्तानी है और यूपीए सरकार में टीएमसी में शामिल थी और उस समय आर्मी के हाथ बंधे रहते थे, लेकिन हमारे पीएम जी ने आर्मी के हाथ खोल दिए हैं, ये कहना है। क्योंकि देखिए लगातार अब बीजेपी पलटवार कर रही है और बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है। कहा गया है कि फरहाद हकीम दिल से पाकिस्तानी है। हकीम जैसे लोग, फिरहाद हकीम साहब जैसे लोग, जो प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है इसको समझने में असमर्थ रहो। टीएमसी यूपी 1 का पार्ट था, उस समय आर्मी के हाथ ऐसे बांधे रहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वो हाथ ऐसे खोल दिया, इसके कारण आर्मी ने जो किया। लेकिन फिरहाद हकीम साहब को बताना चाहिए कि हमारे सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय सेना की हाथ खोल दी। पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर तक हमारी मिसाइल पहुंची। क्या हुआ नहीं हुआ वो तो सबको पता है, दुनिया को पता है, पाकिस्तान को और भी ज्यादा पता है। तो फिरहाद हकीम साहब जैसे लोग जो दिल से पाकिस्तानी हैं, वो थोड़ा अपने पाकिस्तान के रिलेटिव्स जो है उनके वहां पे उनसे थोड़ा बात कर ले, उनको पता चल जाएगा। मानने में, एक्सेप्ट करने में फिरहाद हकीम साहब जैसे लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। लगता नहीं कि बंगाल, पश्चिम बंगाल भारत का पार्ट है। फिरहाद हकीम साहब जैसे लोगों को लगता है कि पूरा पश्चिम बंगाल ही मिनी पाकिस्तान बन गया है, तो मिनी पाकिस्तान तो बनेगा नहीं, हम बनने नहीं देंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात देश में चल रहे पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क की। करीब 3 हफ्ते पहले जासूसी के आरोप में ज्योति मल्होत्रा नाम की एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी हुई थी और इसी के बाद से पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश का नाम भी सामने आ गया, जिसे देश में फैले पाकिस्तानी जासूस के रैकेट का एक मास्टरमाइंड माना जा रहा था। लेकिन ज्योति के बाद गिरफ्तार हुए एक और यूट्यूबर जसबीर सिंह ने जांच एजेंसियों की पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। खुलासा यह किया कि जासूसी नेटवर्क का सबसे बड़ा किरदार दरअसल पाकिस्तानी एजेंट दानिश नहीं, बल्कि लाहौर में बैठा पाकिस्तानी पुलिस का एक पूर्व दारोगा है। हरियाणा के ज्योति मल्होत्रा और पंजाब के जसबीर सिंह जैसे यूट्यूबर्स पाकिस्तान की जासूसी का टूल किट कैसे बन गए? कई परतों में छिपे जासूसी कांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। 3 दिन पहले पंजाब के रूपनगर से गिरफ्तार यूट्यूबर जसबीर सिंह से हुई पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक भारतीयों के जरिए भारत की जासूसी कराने के काम में आईएसआई और पाकिस्तानी फौज ने वहां के रिटायर्ड पुलिस वालों और फौजियों को लगा रखा है। ऐसा ही एक किरदार है लाहौर का रहने वाला नासिर ढिल्लो। दरअसल नासिर ही वो शख्स है जो पाकिस्तान में बैठकर भारतीय यूट्यूबर को जासूसी के जाल में फंसाता था। नासिर ढिल्लो पाकिस्तान पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है। नासिर पाकिस्तान के पंजाब से अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। इसी की आड़ में वो आईएसआई और पाक आर्मी के इशारे पर भारत के यूट्यूबर से दोस्ती करता था, फिर उन्हें पाकिस्तान बुलवाकर भारत के आईएसआई के अफसरों से मिलवाता था और उनसे भारतीय सेना और देश से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं हासिल करता था। पंजाब से गिरफ्तार जसबीर सिंह ने पूछताछ में बताया है कि नासिर ढिल्लो सोशल मीडिया पर भारतीय इन्फ्लुएंसर से संपर्क करता था। ज्योति मल्होत्रा भी उनमें से एक थी, जिसके साथ नासिर ने अपने यूट्यूब चैनल के लिए पॉडकास्ट किया था, जिसमें ज्योति पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांधती दिख रही थी। पाकिस्तान के बारे में सुना बहुत कुछ है ना, पहले कहीं से कभी कोई न्यूज़ से सुन लिया या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लिया, लेकिन जब मैं खुद गई और जाना तो लगा कि यार फ्रेंडली पीपल है, ऐसा कुछ नफरत वाला सीन तो मुझे नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने जासूसी वाली साजिश के लिए सरकारी कर्मचारियों और रिटायर्ड पुलिस वालों का पूरा सिस्टम बना रखा है। ऐसा ही एक मोहरा नासिर ढिल्लो भारतीयों को पाकिस्तान का वीजा दिलाने के लिए उन्हें दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन भेजता था, जहां तैनात दानिश भारतीयों को हाई कमीशन में बतौर मेहमान बनाकर बुलाता था। पंजाब से गिरफ्तार जसबीर सिंह ने पूछताछ में ये बात कबूली है कि नासिर ढिल्लो ने ही उसकी मुलाकात ज्योति मल्होत्रा से करवाई।
जिसके बाद दोनों ने साथ साथ पाकिस्तान की यात्रा की थी। जसवीर सिंह के इस वीडियो में ज्योति मल्होत्रा भी पाकिस्तान जत्थे के साथ मौजूद दिख रही है। जसबीर कुल 6 बार पाकिस्तान गया है, जिसमें से 3 बार वो करतारपुर साहिब के रास्ते पहुंचा। जसबीर सिंह के मोबाइल फोन से 150 पाकिस्तानी संपर्क मिले हैं। पाकिस्तान में 1 घंटे तक उसका लैपटॉप ISI एजेंट्स के पास था। उसने कई भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तानी एजेंट दानिश को दिए थे और भारत में जसबीर ने जम्मू और कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों का दौरा भी किया। अभी इस बात की जांच चल रही है कि जसबीर क्यों सीमावर्ती इलाकों में गया था। जासूसी कांड पर हुए इन खुलासों के बाद अब पंजाब पुलिस ज्योति और जसवीर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी में है। वहीं मोहाली कोर्ट ने गिरफ्तार यूट्यूबर जसवीर सिंह की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। और आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी और चुनाव आयोग में छिड़े घमासान। बिहार में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राहुल ने चुनाव के ऐलान से पहले सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में उनका लेख अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों में छपा है। इसके जरिए बीजेपी पर फिक्सिंग के आरोप लगाए गए हैं और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा दिए गए। राहुल का दावा है कि महाराष्ट्र की कथित चुनावी फिक्सिंग को बीजेपी बिहार में दोहराएगी। जवाब में एनडीए ने पलटवार किया और कहा कि राहुल ने पहले ही हार मान ली। राहुल के दावों में कितना दम है उसे समझने के लिए आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनावी सरगर्मी तेज होते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट वाले विवाद को हवा दे दी। दरअसल एक अंग्रेजी अखबार में अपने लेख के जरिए राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में मैच फिक्सिंग के आरोप लगा दिए हैं। महाराष्ट्र मैच फिक्सिंग शीर्षक वाले लेख में राहुल गांधी ने लिखा है कि 5 तरीकों से महाराष्ट्र में चुनावी धांधली की गई। नंबर 1, चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्तियां हुई। नंबर 2, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ दिए गए। नंबर 3, वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया। नंबर 4, जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर थी वहां फर्जी वोट डलवाए गए। और नंबर 5, नतीजों के बाद फर्जी वोटिंग के सभी सबूत छिपा दिए गए। राहुल लिखते हैं कि अगला नंबर बिहार का है। इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी इन्होंने बिहार में अपनी हार मान ली है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक राहुल गांधी जमीन पर नहीं उतरेंगे, तथ्यों को जब तक वो नहीं समझेंगे और जब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप को झूठा आश्वासन और झूठा दिलासा देंगे, तब तक उनकी पार्टी कभी जीत नहीं सकती। उनको जागना ही पड़ेगा, यथार्थ समझना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी बेसिर पैर बातें वो हमेशा करते रहेंगे। राहुल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया है। नड्डा कहते हैं राहुल गांधी का आर्टिकल फेक नैरेटिव गढ़ने का एक खाका है, जो चुनाव दर चुनाव हारने की उनकी उदासी और हताशा के कारण है। बार बार बेनकाब होने के बावजूद वह बेशर्मी से झूठ फैलाते रहते हैं और वह ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में उनकी हार तय है। इनको पता है कि अब इसके बाद ये लोग बिहार का भी विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, की भूमिका तैयार की जा रही है। जब जब चुनाव हारे हैं तब तब नए बहाने तलाशने का काम किया। अभी तक ईवीएम पे ये लोग पूरा ठीकरा फोड़ने का काम करते थे। अब उनको तो जब पहले ही से पता है उनको हारना है, तो जब हारेंगे तो फिक्स होगा। कर्नाटक में जीत जाएंगे तो बड़ा निष्पक्ष हो रहा है और जहां हार जाते हैं वहां फिक्स होता है। गैर राजनीतिक लोगों की बात का क्या जवाब है? महाराष्ट्र के जिन आंकड़ों का जिक्र राहुल गांधी ने लेख में किया है, उन आंकड़ों पर चुनाव आयोग पहले ही तस्वीर साफ कर चुका है। आयोग ने एक बार फिर जवाब देते हुए कहा है, मतदाताओं से अनुकूल चुनाव परिणाम नहीं मिलने के बाद चुनाव निकाय को बदनाम करना पूरी तरह बेतुका काम है। महाराष्ट्र की मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अनादर है। गलत सूचना चुनावों में राजनीतिक दलों के नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों बदनामी करने वाला और चुनाव कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने वाला होता है, जो इस बड़ी कवायद के लिए अथक परिश्रम करते हैं। महज 3-4 महीने बाद बिहार के चुनाव होने हैं। फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन बाकी है। ऐसे में राहुल फिर से महाराष्ट्र वाली पुरानी पिच पर खेलने उतरे हैं, जहां उन्हें बुरी हार मिली थी। एनडीए के नेता लेख को संभावित हार के चश्मे से देख रहे हैं। स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें हैं वो इस्तीफा करके जाए चुनाव में।
देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं, हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात बोलते हैं। राहुल गांधी के फिक्सिंग वाले दावों के बाद चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब दिया और बीजेपी ने सवाल उठाए, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग को एक तरह से चैलेंज किया। क्या लिखा है उन्होंने, यह हम आपको बता देते हैं। लिखा है, प्रिय चुनाव आयोग, आप एक संवैधानिक संस्था हैं। मध्यस्थों को बिना हस्ताक्षर के टाल मटोल करने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों का जवाब देने का तरीका नहीं है। साथ ही लिखा है कि अगर आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो मेरे लेख में दिए गए सवालों का आप जवाब दें। महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के लोकसभा और विधानसभा के सबसे हालिया चुनावों के लिए कंसोलिडेटेड डिजिटल मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट पब्लिश करें और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सभी जो सीसीटीवी फुटेज है वो जारी करें। टाल मटोल करने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित नहीं रहेगी, सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। और राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा तो चुनाव आयोग की ओर से एक बार फिर जवाब भी दिया गया। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को यह आशंका है तो चुनाव आयोग से सीधे वो बात क्यों नहीं करते। मीडिया की बजाय सीधे चुनाव आयोग से बात कर अपनी आशंकाओं को दूर कर सकते हैं। 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को चुनाव आयोग के विस्तृत पत्र के बावजूद आरोप लगाए गए और चुनाव आयोग लगातार राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी कर रहा है। कांग्रेस नेताओं को भी 15 मई को मिलना था, लेकिन बैठक में वो नहीं पहुंचे। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर संशय चुनाव आयोग से बात कर दूर ही किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी सोशल मीडिया के जरिए ये आरोप लगा रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।